हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। और आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 से दो टॉपिक जो कि है नोटिस और रजिस्ट्रेशन। एक्शनेबल क्लेम अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर एक अलग चैप्टर है। जब हम वो चैप्टर करेंगे तभी हम इसका इंटरप्रिटेशन क्लॉज से भी उसको रिलेट कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोटिस को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। और अब हम शुरू कर रहे हैं नोटिस। तो नोटिस का मीनिंग क्या होता है? नोटिस का मीनिंग होता है इन्फॉर्मेशन, या आप किसी को नॉलेज दे रहे हो। और ये कहाँ डिफ़ाइन किया गया है? ये डिफ़ाइन किया गया है सेक्शन 3 के अंदर, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में। Section 3 defines the expression notice, provides that a person is said to have notice of a fact when he actually knows that fact। जब वो व्यक्ति को क्या है, एक्चुअल में उस फैक्ट्स के बारे में पता हो, तब हम मान लेंगे कि उसको नोटिस था। willfully abstention from an inquiry or search which he ought to have made, or gross negligence he would know it। तो ये जो बी पार्ट है ना, इसको हम तब डिस्कस करेंगे जब हम कंस्ट्रक्टिव नोटिस को डिस्कस करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस को। कंस्ट्रक्टिव नोटिस की डॉक्ट्रिन अभी हम कुछ 5 मिनट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं इसी लेक्चर के अंदर। तब हम इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। फ़िलहाल हम नोटिस को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी के अंदर कोई कॉन्टैक्ट हो रहा है। अब ए क्या करता है, बी को सारे कुछ प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन देगा, बताएगा कि प्रॉपर्टी कैसी है, कहाँ से उसने ली, इसके पास उसका टाइटल है या नहीं, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको चेक करवाएगा, दिखाएगा, उसको यकीन दिलवाएगा। तो बी को उसका जो प्रॉपर्टी रिगार्डिंग जो फैक्ट्स वो बता रहा है, उसी को हम बोल देंगे कि ए ने क्या कर दिया, बी को नोटिस दे दिया। अब बी को वो क्या होगी, उस चीज़ की पूरी इन्फॉर्मेशन होगी। तो अब हम बढ़ते हैं कि नोटिस कितने तरीके का होता है, काइंड्स ऑफ नोटिस क्या क्या है। तो काइंड्स ऑफ नोटिस 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है एक्चुअल नोटिस, दूसरा होता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। तो एक्चुअल नोटिस क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक्चुअल नोटिस का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति ने डायरेक्टली एक्सप्रेस कर दिया उन फैक्ट्स को किसी दूसरे व्यक्ति को, तो हम बोल देंगे कि ये क्या हो गया, ये एक्चुअल नोटिस हो गया। एक्चुअल नोटिस मीन्स पर्सन हैविंग एक्चुअल और डायरेक्ट और एक्सप्रेस नॉलेज अबाउट फैक्ट्स। यानी कि पर्सन को कैसे नॉलेज मिल गई, डायरेक्टली उस पर्सन के थ्रू, जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है उसके थ्रू डायरेक्ट नॉलेज मिल गई, उसने खुद बोलकर उसको बता दिया, तो उसको बोल देते हैं एक्चुअल नोटिस। तो इसकी 2 एसेंशियल कंडीशंस है एक्चुअल नोटिस की। पहली ये कि जो एक्चुअल नोटिस है वो डेफिनाइट नॉलेज होनी चाहिए। मतलब कि खुद जो एक पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की, जो क्या कर रही है, प्रॉपर्टी वगैरह को सेल कर रही है या गुड्स की ट्रांजैक्शन वगैरह जो कर रही है ना पार्टी, उसको क्या करना होता है कि वो खुद बताए, डिफाइन करे उसको, ठीक है, उस प्रॉपर्टी की डिस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में, उसके बारे में कोई हेयर से नॉलेज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कि कैसे नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे के थ्रू सुनी नहीं होनी चाहिए। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए और बी के अंदर कॉन्टैक्ट हुआ। अब ए की, अगर ए प्रॉपर्टी सेल कर रहा है ना बी को, तो अब ए की ये ड्यूटी है कि ए बताएगा बी को सारा कुछ, और बी की ड्यूटी है कि वो ए से ही सारी नॉलेज लेगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। अगर वो किसी थर्ड पर्सन से सुनकर उसके बाद वो प्रॉपर्टी करता है, तो वो एक्चुअल नोटिस के अंदर नहीं आती है। एक्चुअल नोटिस तभी होगा जब वो खुद, जो ए है, वो बी को क्या करेगा, वो सारी इंफॉर्मेशन देगा, और बी भी क्या, जब ए से सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, उसको बोलते हैं हम एक्चुअल नोटिस। तो जो सेकंड एसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि टू द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन। सेम बात ये है कि ये जो पार्टीज होती हैं ना ट्रांजैक्शन की, जैसे ए और बी के अंदर कॉन्टैक्ट हो रहा था, ये दोनों ही पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है ना। अब अगर इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट हो रहा है, तो वो क्या है, थर्ड पर्सन को अगर वो जाके बता रहा है कि ये प्रॉपर्टी ऐसी थी, मैंने ऐसे ली थी, इस वजह से अब मैं बी को बेच रहा हूँ, तो ये क्या है, ये भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। एक्चुअल नोटिस के अंदर ए को बी से सारा कुछ एक्सप्रेस करना होगा, और बी को ए से ही सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी, जो कि पार्टीज़ इन द ट्रांजैक्शन है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो अब हम देखते हैं इन्हीं दोनों एसेंशियल एलिमेंट्स और एक्चुअल नोटिस के रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल। तो इसके अंदर क्या हुआ, ए और बी के अंदर प्रॉपर्टी का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है।
ए क्या कर रहा है, बी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है और बी क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। यहाँ ए हो जाएगा सेलर और बी हो जाएगा बायर। आई थिंक सेलर की स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो इस केस के अंदर ये दोनों पार्टीज हो गई ना, पार्टीज इंटरेस्टेड इन ट्रांजैक्शन, यानी कि इन दोनों पार्टीज के अंदर ही कॉन्ट्रैक्ट है। अब ए अगर बी को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ठीक है, ये एक्चुअल नोटिस के अंदर कंसीडर्ड होगी। लेकिन अगर क्या करता है, ए बी को उस एक्सप्रेस ना करके उस प्रॉपर्टी के बारे में, उस ट्रांसफ़र के बारे में, कांटेक्ट तो बी के साथ कर रहा है लेकिन बता किसको रहा है, सी को कर रहा है, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है उस कांटेक्ट से। तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं हो, इसको हम कंसीडर नहीं करते एक्चुअल नोटिस के अंदर। ये एक्चुअल नोटिस नहीं होगा। एक्चुअल नोटिस तभी होगा जब ए डायरेक्ट बी को इन्फॉर्मेशन देगा, ठीक है। अभी हमारा सेकंड काइंड है वो है कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो ये बेस है एक प्रिंसिपल के ऊपर जो कि है इक्विटी। इसके अंदर क्या होता है, आपको अगर पार्टी को क्या है एक्चुअल नॉलेज नहीं थी, एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं की गई वो चीज़ जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था, वो कंडीशंस वगैरह आपको एक्चुअली एक्सप्रेस नहीं की जाती हैं डायरेक्टली, लेकिन आपके पास सर्कमस्टांसेस हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप क्या कर सकते हो, उनको जाकर पता कर सकते हो उनके बारे में। लेकिन आप कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते, आप विलफुली आंखें बंद करके उसको एज इट कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर लेते हो। तो कोर्ट क्या कर देता है, इसके अंदर एक प्रिजम्पशन रेज कर देता है कि भले ही आपको एक्चुअल नोटिस तो नहीं था उस चीज़ के बारे में, लेकिन आपको कंस्ट्रक्टिव नोटिस तो था ना। आपको डायरेक्टली नहीं बताया गया था लेकिन इनडायरेक्टली आपको पता तो था ना उस चीज़ के बारे में। ऐसा प्रिजम्पशन कोर्ट रेज कर लेता है इस केस के अंदर, इस सिचुएशंस के अंदर। तो अब आगे अपोजिट पार्टी को ही प्रूफ करना होता है कि उसको नहीं था या नहीं था। ये बाद की बातें हैं, यहाँ सिर्फ हमें इतना समझना था कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस यही होता है कि कोर्ट प्रिजम्पशन ले लेता है अपने से ही कि आपको क्या था, एक्चुअल नोटिस भले ही नहीं था लेकिन आपको पता था उस चीज़ के बारे में, ठीक है, इनडायरेक्टली आपको पता था। अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए और बी दोनों फ्रेंड्स थे पहले, और एकदम मिलते हैं और देखते हैं डी का आलीशान घर था, आलीशान बंगलो बोल देते हैं हम कि था। अब बी कहता है कि यार मेरे को ना ये परचेज़ करना है, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब ए कैसे ऐसे ही अपने फ्रॉड के तरीके से फ्रॉडली क्या करता है, बी के साथ ऐसे बोल देता है कि अरे मुझे अपॉइंट किया है इसने एजेंट, ये तो मैं बिकाने वाला हूँ, ये मैं सेल करने वाला हूँ आगे, मेरे को अपॉइंट कर रखा है उसने एज एन एजेंट कि अगर तेरे पास कोई ऐसा पर्सन है जो इसको परचेज़ करना चाहता है तो उसको सेल कर दे, इतनी अमाउंट है, ये वो है। अब बी क्या है, एक्साइटेड हो जाता है और उसको क्या कर लेता है, परचेज़ कर लेता है। हालांकि यहाँ बी के पास सर्कमस्टेंसेस थे, बी चेक कर सकता था क्या वाकई में ये सच बोल रहा है या वो झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने नहीं किया। तो यहाँ पे कोर्ट क्या है, प्रिजम्पशन रेज करेगा कि आपने सब कुछ चेक कर रखा था, आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आपने रजिस्ट्री वगैरह सब चेक की हुई थी। ये प्रिजम्पशन क्या है, कोर्ट रेज कर लेता है इस सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन के अंदर इसको बोल देते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब ये जो प्रिजम्पशन है ना, वो ऐसे ही थोड़े ना रेज हो जाएंगी, इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस के ऊपर ही क्या होता है, वो प्रिजम्पशन रेज होती हैं। तो वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि विलफुल अब्सेंशन फ्रॉम एन इंक्वायरी और सर्च। ये अभी हमने इंट्रोडक्शन जब शुरू किया था लेक्चर तब भी हमने देखा था इस पॉइंट को। तो इसका मतलब ये क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, आप इंटेंशनली आप अवॉइड कर रहे हो उस नोटिस को लेने से, उस नोटिस को टेक करने से आप इंटेंशनली मना कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो आप उस इंफॉर्मेशन को। तो इसको इस केस के अंदर भी क्या कर देगा, कोर्ट प्रिजम्पशन ले लेगा कि आपको पता था। इसका एक एग्जांपल भी है, इफ़ अ पर्सन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द रजिस्टर्ड पोस्ट करेक्टली एड्रेस देन द लॉ presumes that he knows the contents of the letter। इसके अंदर क्या है कि अगर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सेंड किए जाते हैं, करेक्ट एड्रेस पर सेंड किए जाते हैं, आपको वो रिसीव जब आपको मिलता है, वो रजिस्टर पोस्ट मिलती है, आप क्या करते हो, उसको लेने से मना कर देते हो। तो यहाँ कोर्ट प्रिजम्पशन रेज कर लेगी कि उसके अंदर, उस लेटर के अंदर जो भी कंटेंट्स थे वो आपको
उनके बारे में प्रॉपर नॉलेज थी। तो ये था हमारा पहला पॉइंट जो कि था जिसके ऊपर प्रिजम्पशन रेज करता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की कोर्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड पॉइंट के ऊपर जो कि है ग्रॉस नेग्लिजेंस। ग्रॉस नेग्लिजेंस दो वर्ड हैं। सबसे पहले तो हम इनको देखते हैं कि ये दो वर्ड क्या बोलते हैं, इनका मीनिंग क्या है, सेपरेटली इनका मीनिंग क्या होगा। देखो, ग्रॉस का यूज़ हुआ है यहाँ हायर डिग्री के लिए या फिर सेवर अमाउंट के लिए, और नेग्लिजेंस हमको पता है केयरलेसनेस आपने दिखा दी, ठीक है। ओमिशन टू डू समथिंग विच अ रीजनेबल मैन वुड डू, यानी कि आपने कोई ऐसा काम करने के लिए मना कर दिया जो कि एक रीजनेबल प्रूडेंट मैन को अगर क्या है ऑफ़र किया जाता तो वो ना करता, ठीक है। ऐसी कोई चीज़, यानी कि आपने क्या कर दी, आपने केयरलेसनेस दिखा दी, आपने लापरवाही से कोई चीज़ की है, तो उसके अंदर भी कोर्ट क्या है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की प्रिजम्पशन रेज कर सकता है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जो कि एक केस है। कौन सा केस है ये? तिलकधारी वर्सेस खेदान लाल 1921 का प्रीवी काउंसिल का केस है। इस केस के अंदर क्या हेल्ड हुआ था? द प्रीवी काउंसिल हेल्ड दैट बिफोर परचेजिंग द इमूवेबल प्रॉपर्टी द ओमिशन टू सर्च द रजिस्टर कैप्ट इन द रजिस्ट्रार ऑफिस में अमाउंट टू ग्रॉस नेग्लिजेंस। इसके अंदर क्या हेल्ड हुआ था? प्रीवी काउंसिल ने कहा कि अगर आप क्या कर रहे हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ जाकर भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं उसको देख सकते हो। अभी हम अपने इसी टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, प्रिवी काउंसिल ने बोला कि अगर आप क्या कर रहे हो, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो और उसके रजिस्टर्स मतलब वो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है, और आप अगर क्या है उसको परचेज करने से पहले उसकी जो रजिस्ट्रीज़ वगैरह है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स है रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर जो पड़े हुए हैं उनको चेक नहीं करते हो, तो ये क्या है आपका ग्रॉस नेग्लिजेंस है। और इसको क्या है कोर्ट यहाँ क्या कर सकती है, प्रिजम्पशन रेज्ड कर सकती है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड पॉइंट के ऊपर जो कि है रजिस्ट्रेशन एज नोटिस। एक्सप्लेनेशन 1 है ये सेक्शन 3 के इंटरप्रिटेशन क्लोज की, जिसके अंदर नोटिस दिया गया है। ये ऐड की गई थी 1929 की अमेंडमेंट के थ्रू। इसके अंदर क्या कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन इज़ कंसीडर्ड एज कंस्ट्रक्टिव नोटिस। रजिस्ट्रेशन को कंसीडर किया जाता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 10 डॉक्यूमेंट्स विच आर कंपल्सरी रजिस्ट्रेबल। अब इसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि देखो, इंस्ट्रूमेंट को रजिस्ट्रेशन एक्ट ने बता रखा है कि अगर आप क्या है आपके पास इंस्ट्रूमेंट को दो तरीके हैं। एक तो आप के पास कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, आपको कंपलसरी उस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ेगा, और दूसरा ये है कि आपके पास ऑप्शनल मतलब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है कि आप अगर चाहते हो रजिस्टर करवाना तो उस डॉक्यूमेंट को करवाओ, अगर नहीं चाहते तो मत करवाओ। आपको इस चक्कर में कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस नहीं करने पड़ेंगे। ये क्या है, जैसे कि विल है ना, अगर आप चाहते हो तो आप उसको रजिस्टर करवाओ, अदरवाइज ना करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मैंडेटरी होते हैं, जो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होती है कुछ डॉक्यूमेंट्स की, उसकी लिस्ट दे रखी है रजिस्ट्रेशन एक्ट के सेक्शन 17 के अंदर। आप वहाँ जाकर उस लिस्ट को चेक कर सकते हो। अगर आप जो सेक्शन 17 के रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर लिस्ट दे रखी है उन डॉक्यूमेंट्स को आप क्या करते हो, रजिस्टर नहीं करवाते हो, तो आपको फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। ये रजिस्ट्रेशन एक्ट हमें बताता है। तो इसके अंदर जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इसमें भी इन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस की जो ये हम प्रिजम्पशन रेज कर रहे हैं ना, वो भी कंपलसरी जो रजिस्ट्रेबल डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना, उन्हीं के रिगार्डिंग हम रेज कर सकते हैं, जो कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ऑप्शनल है उनकी रजिस्ट्रेशन। तो उसके इसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस की प्रिजम्पशन को रेज्ड नहीं किया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग हमारे पास सेकंड पॉइंट ये है कि रजिस्ट्रेशन अमाउंट टू नोटिस ओनली व्हेन ऑल फॉर्मेलिटीज़ आर कंप्लाइड विद, यानी कि रजिस्ट्रेशन की जो प्रिजम्पशन है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की हम जो रेज कर रहे हैं वो तभी होगी जबकि क्या है आपने सारी कंडीशंस क्या है रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्री करवाने की सारी कंडीशंस आपने कंपाइल की हैं, आपने अच्छे से उनको फॉलो किया है,
तभी क्या होगा, वो प्रिजम्पशन रेज्ड होगी। और थर्ड पॉइंट हमारा बोलता है कि रजिस्ट्रेशन इज नोटिस ओनली फॉर सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, और ये प्रिजम्पशन रजिस्ट्रेशन की सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी के रिगार्डिंग ही रेज की जाती है। अब सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी क्या होता है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद में, और ट्रांसफरी या ट्रांसफ़र, सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र यानी कि बाद में किया हुआ ट्रांसफ़र। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पहले भी तो कोई ट्रांसफ़र कर रखा है। चलिए देखते हैं एग्जांपल। यहाँ क्या हो रखा है, ए और बी है, उन ए ने क्या कर दिया, मॉर्टगेज के ऊपर बी को प्रॉपर्टी दे दी। अब बी के पास उस चीज़ का, उस प्रॉपर्टी का क्या पोजेशन। अभी ये जो ए और बी ने मॉर्टगेज के ऊपर प्रॉपर्टी दी है ना, ये रजिस्टर्ड मॉर्टगेज थी, ठीक है, रजिस्टर्ड मॉर्टगेज हो गई है। अब क्या करता है, अब मॉर्टगेज को, जब हम मॉर्टगेज का चैप्टर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आगे जाकर पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि मॉर्टगेज क्या है, कई काइंड्स की होती है, जिसके अंदर हम आगे सब मॉर्टगेज भी कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है, तब हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ देख लेते हैं कि ए ने जब बी को मॉर्टगेज के ऊपर प्रॉपर्टी दी थी, वो बी ने क्या कर दी, आगे सब मॉर्टगेज के ऊपर दे दी सी को, ठीक है। अब इन्होंने भी रजिस्टर्ड डीड के थ्रू ही दी है। तो ये जो बी और सी के अंदर सब मॉर्टगेज का ट्रांसफ़र हुआ है प्रॉपर्टी का, वो कैसा ट्रांसफ़र हो गया, वो सब्सिक्वेंट ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि ये बाद का ट्रांसफ़र है। पहले वाला ट्रांसफ़र कौन सा है, ए और बी का। तो अब जब सी ने वो प्रॉपर्टी खरीदी है ना, तो कोर्ट यहाँ पे प्रिजम्पशन रेज कर सकती है कंस्ट्रक्टिव नोटिस की, कि सी को क्या है, पहले जो हुआ है ना ट्रांसफ़र हुआ है, उसकी क्या था, उसके बारे में कंस्ट्रक्टिव नोटिस था, ठीक है। लेकिन ये प्रिजम्पशन ए के केस के अंदर रेज नहीं कर सकता कोर्ट कि ए के लिए कंस्ट्रक्टिव नोटिस। अब देखते हैं हम अपना फोर्थ पॉइंट, जो कि है एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस। ये एक्सप्लेनेशन सेकंड है, जो कि अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई थी 1929 के अंदर। ये क्या बात करिए, ये बात करिए कि इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन एक्वायरिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल बी डीम्ड टू हैव नोटिस ऑफ द टाइटल ऑफ एक्चुअल पोजेसर। इसका क्या है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ए ने कॉन्टैक्ट किया था बी के साथ किसी प्रॉपर्टी के सेल के लिए। अब ए ने बी को सेल कर दी प्रॉपर्टी, तो बी के पास एक्चुअल पोजेशन आ गया उस प्रॉपर्टी का। अब बी के पास उस प्रॉपर्टी का एक्चुअल पोजेशन है, लेकिन उसके बाद भी क्या करता है, ए क्या करता है, सी को वो प्रॉपर्टी सेल कर देता है। तो सी क्या है, कोई इंक्वायरीज वगैरह नहीं करता पोजेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ कोर्ट क्या प्रिजम्पशन रेज करेगी कि जो सी है उसको कंस्ट्रक्टिव नोटिस था एक्चुअल पोजेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, यही बात हो रही है एक्चुअल पोजेशन एज नोटिस के बारे में। एक्सप्लेनेशन सेकंड के अंदर कि इट प्रोवाइड्स दैट एनी पर्सन एक्वायरिंग, जो भी पर्सन क्या कर रहा है, एक्वायर कर रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी को, शैल बी डीम्ड, ये मान लिया जाएगा, ये प्रिजम्पशन ले ली जाएगी, टू हैव नोटिस, कि उसको नोटिस है टाइटल का, कि एक्चुअल पोजेसर कौन है उस प्रॉपर्टी का, इसके बारे में उसको नोटिस है, ये प्रिजम्पशन ले ली जाएगी कोर्ट के थ्रू। अब बढ़ते हैं हमारे एक इसी प्रकार की एक सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर, कि अगर वो प्रॉपर्टी क्या है, दो लोगों के अंदर डिवाइडेड हो, अलग अलग पोर्शन के अंदर दो लोगों के पास म्यूचुअली अगर वो पोजेस्ट कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी को, तो उस केस के अंदर क्या होगा। तो हमारी इलस्ट्रेशन सेकंड इसी के बारे में है। इसके अंदर क्या हो रखा है, ये जो प्रॉपर्टी दिख रही है आप लोगों को, ग्रीन कलर से डिवाइडेड है ए और बी के अंदर, ये क्या है, ए और बी इस प्रॉपर्टी को म्यूचुअली पोजेस्ड कर रहे हैं, दोनों ही ऑनर है इस प्रॉपर्टी के, ठीक है, आधा हिस्सा ए का है, आधा हिस्सा बी का है। तो इस केस के अंदर क्या है, जो कंस्ट्रक्टिव नोटिस की जो प्रिजम्पशन रेज होगी, वो जिसने आगे क्या कर दी है, सेल की है प्रॉपर्टी, उसी के पोर्शन के रिगार्डिंग होगी, सारी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग नहीं होगी। कंस्ट्रक्टिव नोटिस की जो प्रिजम्पशन है, अगर म्यूचुअल ऑनरशिप एक्वायर कर रहा है कोई, तो उसके क्या है, पूरी प्रॉपर्टी को के ऊपर प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उसी पोर्शन के ऊपर रेज की जाएगी जो कि क्या है, आगे ट्रांसफ़र हो रही है, आगे सेल हो रही है, ठीक है, उतने ही पार्ट के ऊपर कंस्ट्रक्टिव नोटिस की
प्रिजम्पशन रेज होगी। यही लिखा हुआ है, द कंस्ट्रक्टिव नोटिस विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल हाफ पोर्शन ऑफ दैट लैंड ओनली, इट विल नॉट टू बी द कंस्ट्रक्टिव नोटिस फॉर द होल ऑफ लैंड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट के ऊपर नोटिस के रिगार्डिंग, जो कि है नोटिस टू एजेंट एज नोटिस टू प्रिंसिपल। अब ये है एक्सप्लेनेशन थर्ड। इसके अंदर क्या बात हो रही है, इसके अंदर बात हो रही है कि जो एजेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है प्रिंसिपल को, तो एजेंट एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ हिज प्रिंसिपल, इट बेस्ड ऑन द मैक्सिम। ठीक है, अब इन प्रिंसिपल की बिहाफ पे एजेंट वर्क कर रहा है, और ये किसके ऊपर बेस्ड करता है, ये जो फिफ्थ पॉइंट है वो बात करता है कोई फैसेट पर एलियम फैसेट पर सी, यानी कि ही हु एक्ट्स थ्रू अदर्स इज डीम्ड टू एक्ट इन पर्सन, यानी कि जो किसी के बिहाफ पर काम कर रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा कि जिस व्यक्ति को उसने अपनी बिहाफ पर अपॉइंट किया है एज एन एजेंट काम करने के लिए, वो एजेंट ना कर कर वो पर्सन क्या है, खुद ही वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस हैं। अब कंस्ट्रक्टिव नोटिस की जो प्रिजम्पशन रेज हो रही है उसकी कुछ कंडीशंस है इस पॉइंट के अंदर, एजेंट के पॉइंट के अंदर क्या है। पहली बात तो ये है कि गिवन टू एजेंट नोट टू अदर कैपेसिटी, नोटिस किसको दिया होना चाहिए, एजेंट को होना चाहिए, किसी अदर कैपेसिटी को नहीं होना चाहिए। सेकंड ये है कि ओनली फॉर द ट्रांजैक्शन, उसी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग होना चाहिए जिस ट्रांजैक्शन के लिए क्या है, प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया है एजेंट को। थर्ड ये है कि गिवन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एजेंसी, और वो नोटिस कैसे होना चाहिए, तभी वो रेज हो, प्रिजम्पशन रेज होगी अगर वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एजेंसी है, अगर उनकी क्या हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है वो एजेंसी, उसके बाद का कोई प्रिजम्पशन रेज नहीं की जाती, जो बाद की ट्रांजेक्शन्स होगी उसके लिए कोई प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी। और नॉट फ्रॉडली कंसील्ड बाय एन एजेंट, कोई भी फैक्ट फ्रॉडली कंसील ना किया गया हो एजेंट से, तभी ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस की क्या हो जाएगी, प्रिजम्पशन रेज्ड होगी, अदरवाइज ये एजेंट के केस में नहीं होगी रेज्ड। ठीक है, तो ये था हमारा नोटिस का टॉपिक। अब हम देखने वाले हैं रजिस्ट्रेशन को, जो कि इंटरप्रिटेशन क्लोज का ही पार्ट है। तो चलिए देखते हैं रजिस्ट्रेशन क्या कहता है। तो जब हम सेक्शन 3 देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, उसके अंदर एक टर्म दी गई है रजिस्टर्ड। इसका मतलब होता है रजिस्टर्ड इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंडेड अंडर द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, रेगुलेटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। इंटरप्रिटेशन क्लॉज के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड का मतलब होता है कि ये एक्ट जहाँ जहाँ एक्सटेंड करता है, ये होल ऑफ इंडिया के ऊपर एक्सटेंड करता है, लेकिन कुछ हमने एक्सेप्शंस पढ़ी थी, वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होता है। तो यानी कि जहाँ जहाँ पे भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है ना, उस जगह के ऊपर क्या होता है, डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड, उस जगह में डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए, यही रजिस्टर्ड का मीनिंग है। और रजिस्ट्रेशन एक एसेंशियल कंडीशन होती है इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो ये बस इतना ही था रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, कि ट्रांसफ़र को वैलिड करार देने के लिए क्या है, किसी डॉक्यूमेंट का रजिस्टर्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो रजिस्टर्ड एज पर दी इंटरप्रिटेशन क्लोज यही है कि जहाँ पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल होता है उस जगह पे डॉक्यूमेंट को क्या होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए। बस इतना ही कंसेप्ट था रजिस्ट्रेशन का। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा नोटिस और रजिस्ट्रेशन का। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल थी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।